हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। और अब हम करने वाले हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास। इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री बिहार की कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से जाके आप क्लास देख सकते हैं। और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और बिहार की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वगैरह की वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इससे आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है, तो यहाँ से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। एक बार एग्जाम में जाने से पहले इनको जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास। मध्यकालीन बिहार का इतिहास हम पढ़ने के लिए हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखेंगे। तो सिख धर्म को पढ़ेंगे हम इसमें। तुर्क शासन में बिहार कैसा था उसे पढ़ेंगे। स्थानीय जो वहाँ का एक वंश था कर्नाट वंश, वहाँ पर तो उस टाइम बिहार के बारे में भी पढ़ेंगे। सल्तनत काल में बिहार कैसा था, मुगल काल में बिहार कैसा था, और अफगान शासन में बिहार कैसा था। अफगान शासन कौन था, शेरशाह सूरी के समय का बिहार कैसा था, तो उस सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे स्टार्ट कर लेते हैं। तो तुर्क शासन, सबसे पहले हम देखते हैं तुर्क शासन में बिहार कैसा था। तुर्क शासन, तुर्क कौन था, तो तुर्क कौन था, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के समय में शासन कैसा था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसको है, बख्तियार खिलजी को है, याद रखेंगे। बख्तियार खिलजी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास हुआ करता था। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। किसका था, कर्नाट वंश का शासन था। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी अपनी पहली महत्वपूर्ण सफलता उदांतपुरी बिहार की विजय थी। बख्तियार खिलजी की पहली सफलता कौन सी थी, उदांतपुरी बिहार की थी। ओके, ये कब विजय किया था इसने, 1198 में। बख्तियार खिलजी ने उदांतपुरी के साथ नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। इसमें क्या किया था, उसने आग लगवा दी थी और इनको नष्ट कर दिया था। तो जब भी पूछा जाएगा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, तो बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट किया था। आगे देखते हैं कि उसने नदिया बंगाल पर चढ़ाई की थी, जो सेन वंश की राजधानी थी। तो नदिया किस वंश की राजधानी थी, सेन वंश की, इसको भी याद रखेंगे आप। और सेन वंश का शासक कौन था उस समय, लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही भाग गया था और कोई लड़ाई नहीं की थी। आगे हम देखते हैं बख्तियार की हत्या किसने की थी, तो अली मर्दान ने कर दी थी। उसका एक अधिकारी था ये अली मर्दान, इसने उसकी हत्या कर दी थी। और इसको कहाँ दफनाया था, इमादपुर में दफनाया था। बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया था। ओके, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं स्थानीय वंश जो कर्नाट वंश था उसके बारे में देखेंगे। मिथिला के कर्नाट वंश, मिथिला वहाँ बिहार का एक क्षेत्र है। तो पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें आप कर्नाट वंश का संस्थापक याद रखेंगे, कौन थे, नान्यदेव थे। और कर्नाटक वंश की राजधानी भी याद रखेंगे, सिमरावगढ़ थी। ओके, सिमरावगढ़ अभी प्रेजेंट में कहाँ पे है, नेपाल में है। आगे हम देखते हैं बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाटक का शासक कौन था, कर्नाटक का शासक नरसिंह देव था। वो क्या करता था, बख्तियार खिलजी को नजराना भी भेंट करता था, सहयोग भी किया था, क्योंकि वो चाहता था कि वो हेल्प करे उसकी, बख्तियार खिलजी। क्यों ऐसा क्यों चाहिए था, उसे हेल्प क्यों चाहिए थी, क्योंकि कर्नाट वंश जो था और एक अभी आपने पढ़ा था सेन वंश, दोनों के बीच में युद्ध रहता था। उनके संबंध अच्छे नहीं थे, कर्नाट वंश और सेन वंश में युद्ध रहता था। सेन वंश जिसके शासक कौन थे, लक्ष्मण सेन थे, अभी हमने पढ़ा था। तो इन दोनों के बीच में युद्ध रहा करता था। कर्नाट वंश जो था, इस पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा बताई जाती है। किसमें बताई जाती है, तिब्बती ध्रुव स्वामी ने की थी इसकी। ओके, आगे हम देखते हैं दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना और भेंट का था। मतलब दिल्ली के सुल्तान को भी वो नजराना और भेंट दिया करता था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक जो था उसने अपने बंगाल अभियान के क्रम में कर्नाटक पर विजय प्राप्त कर ली। मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने उसे जीत लिया था। ओके, गयासुद्दीन तुगलक के अभियान के समय कर्नाटक वंश का शासक कौन था, हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव एक सोशल वर्कर भी था। हरि सिंह देव इस वंश का अंतिम शासक भी था, इसीलिए इसका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखेंगे। इसने पंजी प्रबंध का विकास किया था, पंजी प्रबंध। ओके, आगे देखते हैं सल्तनत काल में बिहार। सल्तनत काल में बिहार कैसा था, तो दिल्ली के सुल्तान बंगाल के शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। मतलब यहाँ पे युद्ध ही चलता रहा। इल्तुतमिश दिल्ली के शासन का पहला सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया।
और 1225 में बंगाल और बिहार को जीत लिया था। उसने बंगाल और बिहार दोनों को जीत लिया था। तुगलक जो काल था उसमें बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ था, यानी कि तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हो पाया था। और 1324 से 1325 में गयासुद्दीन तुगलक जो था इसने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली थी। फिरोज शाह तुगलक ने भी अपने बंगाल अभियान के समय बिहार आया था और पटना और गया और से उसके अभिलेख प्राप्त होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक भी बंगाल अभियान के समय बिहार आया था। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेख में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण भी मिले हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या हुआ करती थी? बिहार शरीफ हुआ करती थी। उस काल में बिहार शरीफ का नाम बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, मतलब बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तुगलक काल में बिहार के शासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम किसका मिलता है हमें? तो मलिक इब्राहिम का मिलता है, जो मलिक बयां कहलाते थे। क्या कहते थे उनको? मलिक बयां भी कहते थे। और इन्होंने मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। इनका मकबरा कहाँ पे स्थित है? बिहार शरीफ में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 13वीं शताब्दी के मध्य मिन्हाज की रचना तबकात नासिरी में बिहार के नाम का उल्लेख मिलता है। आगे हम देखते हैं। अफगान शासन में बिहार कैसा था? तो सिकंदर लोदी, अफगान में नाम आता है सबसे पहले सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी 1495 से 96 में, ये दरिया खां नूहानी को 1796 में सिकंदर लोदी ने दरिया खां नूहानी को बिहार में प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया था। और दरिया खां नूहानी का पुत्र था बहार खां नूहानी। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था बहार खां नूहानी, इसने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी, मतलब वो उसकी जगह पर आ गया और अपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक जो था महमूद लोदी, बाबर से बचने के लिए बिहार आया था। महमूद लोदी कहाँ आया था? बिहार आया था। बाबर ने 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगान शासकों को पराजित किया था। तो घाघरा का युद्ध वैसे भी बाबर और अफगान के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1529 में, ये इंपॉर्टेंट है। तो बाबर ने इनको घाघरा के युद्ध में हरा दिया था। घाघरा के युद्ध के बाद बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में फिर से अफगानों का उदय हुआ था। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? शेरशाह के नेतृत्व। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं शेरशाह सूरी के समय बिहार के बारे में हम देखेंगे क्या क्या था। तो शेरशाह सूरी का जन्म देख लेते हैं पहले। तो हमारा यह कितना है? 1486 में इसका जन्म हुआ था। उसके पिता कौन थे? हसन खां, जो कि सासाराम के जमींदार हुआ करते थे। उसका बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। और बहार खां नूहानी ने फरीद खां को शेर खां का नाम दिया था, क्योंकि उसने एक ही बार से शेर को मार दिया था, इसीलिए इसको शेर खां नाम दिया गया था। शेर खां ने नूहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा जो थी दूदू बेगम से विवाह किया था। ओके। और नेक्स्ट हम देखते हैं 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई हुई थी। इसमें बंगाल को पराजित करके उस पर अधिकार कर लिया था। किसने? शेर खां ने, यानी कि जो हमारे शेरशाह सूरी का नाम है वही शेर खां है। तो उसने बंगाल को पराजित किया था। इसके दो इम्पोर्टेंट युद्ध को हम याद रखेंगे। तो ये है 1539 का युद्ध, जिसे हम चौसा के युद्ध के नाम से जानते हैं। 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था। इसमें हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह ने। ओके। नेक्स्ट है 1540 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध। इसमें हुमायूं को पराजित कर दिया था। इसमें हुमायूं सब छोड़कर चला गया था दिल्ली में। और फिर किसका शासन हो गया था? सूरवंश का शासन हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं 1541 में शेरशाह ने पटना का दुर्ग बनवाया और इसी को बिहार की राजधानी बनाया। मतलब बिहार की राजधानी अभी प्रेजेंट में भी पटना है। तो किसने बनवाई थी? ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। इसका वर्णन किसने किया है? अब्दुल्ला के तारीख दाऊदी में मिलता है। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं शेरशाह ने 1543 में रायसीन और मारवाड़ को विजय किया था। इसका कलिंजर अभियान जो था, इसमें गोला फटने की वजह से वो घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई? कलिंजर अभियान में हुई थी। आगे हम देखते हैं शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरे का निर्माण प्रारंभ करवाया था। किसने करवाया था? शेरशाह ने किया था। कहाँ पे? सासाराम में। ओके। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था इस्लाम शाह ने इसे आगे बनवाया। और कृत्रिम झील के मध्य में स्थित ये इमारत आकार में कैसी है? अष्टकोणीय है, ये पूछा जा सकता है। और ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। आगे हम देखते हैं
शेरशाह ने बिहार में रोहतास का किला भी बनवाया था। और शेरशाह ने कौन सी पद्धति चलाई थी, तो जब्ती प्रणाली चलाई थी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जब्ती प्रणाली किसके लिए थी, भूमि की माप का आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था, इसके लिए क्या थी, जब्ती प्रणाली चलाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम शेरशाह का शासन जो है कैसा था, सुव्यवस्थित शासन प्रणाली थी, इसके लिए ये प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में भी बहुत सुधार किए थे। उसका पुत्र जो था जलाल खां या इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा था। बाद में सूरवंश को 3 भागों में बट गया। 1555 में मच्छीवार और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित किया था। शेरशाह के मरने के बाद जब उसका पुत्र इस्लाम खां गद्दी पर बैठा था, उस टाइम पे हुमायूं वापस आया था 1555 में, और सिकंदर सूरी को पराजित करके ये सूरवंश का अंत कर दिया था हुमायूं ने। और फिर से दिल्ली सल्तनत उस पर स्टार्ट हो गई थी मुगल लोगों का। अब देखते हैं हम मुगल काल में बिहार। मुगल काल में बिहार की स्थिति क्या थी, तो शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद कुछ वर्ष तक तो वहाँ पर सूरवंश की सत्ता बनी रही थी, लेकिन 1555 और 56 में मुगल राज्य फिर से स्थापित हो गया था, क्योंकि हुमायूं वापस आ गया था। और दिल्ली में मुगल राज्य की स्थापना पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करारानी इसका नाम याद रखेंगे। इसके नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ था। कहाँ पर, बिहार में। ताज खां करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीतियां अपनाई थी। अकबर के प्रति सम्मान रखता था, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने इसका विरोध किया था। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था, 1576 में आक्रमण किया था और पटना को जीत लिया था, और दाऊद खां को पटना छोड़कर जाना पड़ा था। नेक्स्ट है दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान था। तो यहाँ इस दाऊद खां का नाम इम्पोर्टेंट इसीलिए जाता है क्योंकि ये अंतिम अफगान शासक था बिहार का। ओके, 1580 में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा और प्रांत का दर्जा दे दिया गया, और अकबर द्वारा मुनीर खां को बिहार का गवर्नर बना दिया। यानी कि जब दाऊद खां वहाँ से भगा दिया गया तो मुनीर खां को वहाँ भेज दिया गया। अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति बनाया गया था। ओके, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिए कि मान सिंह को बिहार का प्रांतपति बनाया गया था। आगे देखते हैं, राजा मानसिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया था। बिहार की राजधानी क्या बनी थी, रोहतास, राजा मानसिंह के समय। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। जहांगीर के समय ही छोटा नागपुर के क्षेत्र पे किसका अधिकार स्थापित हुआ, तो मुगलों का। इस क्षेत्र से मुगलों को क्या क्या मिलता था, हीरा मिलता था और सोना भी मिलता था। नेक्स्ट है, जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज जो थे उनको बिहार का प्रांतपति बनाया था, और इसके बाद ये पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। ये हम देखते हैं, औरंगजेब ने अपने पुत्र, उसका प्रिय पौत्र था राजकुमार आजिम को 1702 में बिहार का प्रांतपति या सूबेदार बनाया था, और अजीम ने पटना का नाम क्या रख दिया था, अजीमाबाद कर दिया था अपने नाम पर। उत्तरकाल में जो शासक था फारुखसियार ने 1713 में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया था। मतलब फारुखसियार आ गया था, और आलम शाह द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 में पटना में हुआ था। आलम शाह द्वितीय का भी हुआ था। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु तो आप जानते हैं 1707 में हुई थी, और उसके बाद मुगल शासन कमजोर होता गया और बिहार बंगाल का भाग बन गया। नेक्स्ट हम देखेंगे मुर्शिद कुली खां कहाँ पर शासन था इनका, बंगाल में शासन हुआ करता था मुर्शिद कुली खां का। तो 1727 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा का सूबेदार बना कौन, मुर्शिद कुली खां। उसके बाद सरफराज खां बना, उसके बाद अलीवर्दी खां बना था। अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित किया था और वो गद्दी पर बैठा था। उसके बाद देखते हैं हम 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा था। ओके, आगे देखते हैं हम सिख धर्म के समय बिहार कैसा हुआ करता था। सिख धर्म और बिहार के बारे में देखते हैं हम। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक देव थे। उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की थी। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे, तेग बहादुर ने सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। सासाराम और गया होते हुए पटना आए थे। उन्होंने अपनी पत्नी गुजरी देवी कौन थी, तेग बहादुर जी की पत्नी थी, उनको छोड़कर गए थे
इसीलिए यहीं पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, क्योंकि वो माँ बनने वाली थी उस समय, इसीलिए इनको यहाँ छोड़कर गए थे, और गुजरी देवी को, और गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पर जन्म हुआ था। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु का नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। और कब हुआ था? 26 दिसंबर 1666 को हुआ था। गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बन गए। 66 में इनका जन्म हुआ और 76 में ये गुरु बन गए। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। नेक्स्ट है हमारा तख्त सिंह हरमिंदर साहब। तख्त सिंह हरमिंदर साहिब कहाँ पर है? ये पटना में है, और ये प्रमुख स्थल है यहाँ का, इन सिखों का तीर्थ स्थल माना जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। इसका नाम याद रखेंगे। तो इस तरह हमने बिहार की मेडिएवल हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री को भी कंप्लीट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 वाला पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी हम अच्छे से करने वाले हैं कवर, तो जुड़े रहेंगे हमसे। आई होप कि ये क्लास आपको आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेन योर ब्रेन।